Hello students, my name is Yash Pandit. I have completed my masters from DAV College Kanpur and currently I am a PhD scholar at Kanpur University Chhatrapati Shahuji Maharaj. Welcome you all to my channel Tricky Economics. जी हाँ, Tricky Economics. Economics इतनी ज़्यादा ट्रिकी कह लीजिए या कंफ्यूजिंग कह लीजिए, बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, क्लियर नहीं हो पाते हैं कॉन्सेप्ट। तो हम इस चैनल पर ट्राई करेंगे आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी क्वारी हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको दूर किया जाए और आपको एक परफेक्ट इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराई जाए। हमारे इस चैनल पर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को कवर होता हुआ पाएंगे। आपका कोई भी सजेशन हो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना लिख दीजिए। तो आज के हमारे फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपका इंट्रो, लेकिन उससे पहले आपको समझना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से पहले आप समझेंगे इकोनॉमी क्या होती है, क्योंकि अगर आपको इकोनॉमी क्लियर नहीं होगा तो आप माइक्रो, मैक्रो, कोई भी मैनेजरियल इकोनॉमिक कहीं भी ले लें, आप इकोनॉमिक्स को समझ ही नहीं सकते हैं। तो इकोनॉमी की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, उस पर हम अभी आते हैं। सबसे पहले एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, कंट्री की ग्रोथ किस में मेजर होती है बेटा? जीडीपी में। जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो पी है इसका स्टैंड समझिएगा जरा, यानी कि प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट किससे रेफर कर रहा है? प्रोडक्शन से, हाँ या ना? तो इकोनॉमी कैसे समझी जाएगी? प्रोडक्शन से रिलेट की जाएगी। मतलब इकोनॉमी की अगर एक डिफिनेशन लीजिए, वो क्या कहती है? ऑल द प्रोडक्शन activities in which an individual engaged to earn its living is called economy। हाँ या ना? एक बहुत सिंपल सी परिभाषा है, क्या कि अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन, इनफैक्ट कहीं भी, अगर कोई भी किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज है और उससे वो अपनी जीविका चला रहा है, जीविका मतलब अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहा है, तो वो इकोनॉमी कहलाती है। क्या कहलाती है ना? ये बात क्लियर है। अच्छा, इकोनॉमी से क्या निकल के आई? इकोनॉमी से निकल के आई इकोनॉमिक्स। क्या निकल के आई? जिसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र, है ना? अर्थशास्त्र और इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। मतलब क्या है? इकोनॉमी से उत्पत्ति हुई किसकी? इकोनॉमिक्स की। अच्छा, इकोनॉमिक्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, वो क्या है? द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स। हाँ या ना बच्चा? द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स। एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, मतलब अर्थव्यवस्था की पढ़ाई जो कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स है या नहीं है? बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में और जुड़ता है, इट डील विथ द स्कार्स रिसोर्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। राइटिंग थोड़ी सी खराब है, कंप्रोमाइज कीजिएगा। क्या कह रहे हैं? हाँ, द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स एंड इट डील विद द स्कार्स रिसोर्स। मतलब आप स्कार्स का मतलब होता है बेटा कम। देखिए, स्कार्स रिसोर्सेज को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं जिससे आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले, वो हमारी कहलाती है इकोनॉमिक्स। क्लियर है बात? अब बात एक आ रही है क्या कि सर ये स्कार्स रिसोर्स क्या होता है? देखिए, स्कार्स का मतलब होता है कमी। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके पास किसी भी चीज की कमी ना हो। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास सब कुछ हो, कह दे कि हाँ हमें अब कुछ चाहिए ही नहीं, है ना? तो आपको कम चीजों में, यानी कि कम रिसोर्स में किस तरीके से अपने आप को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन लेना है, वो कहलाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ही हमें सिखा रहा है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है बच्चा? देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप ही हैं, आप सभी को एक बेहतरीन चीज पता होगी कि हमारा देश इतना खूबसूरत बना है कि यहां पर हर जगह कुछ ना कुछ पाया जाता है। देश का वर्ल्ड वाइड अगर हम ले लें, कहीं पर कोई चीज बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर बात करें पिंक सॉल्ट, तो सबसे ज्यादा पिंक सॉल्ट अगर कहीं पाया जाता है तो वो पाकिस्तान में है, इसकी खदान, है ना। लेकिन वो नमक नहीं, वो बम बना रहे हैं। आगे देखिए,
तो बेटा एक आदमी है जिसका, एक लड़का है जिसको पापा ने अपने बर्थडे पे 2000 रुपए दिए और कहा जाओ बेटा मौज करो, मजे लो। अब 2000 रुपए में एक आदमी, बच्चे को अपनी पूरी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो अब आप कैसे करेंगे? और बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसा करते भी हैं कि वो 2000 रुपीज में कहते हैं ना अटमोस्ट लेवल ऑफ मिलता है। क्लियर है? देखिए आपने क्या करा भाई साहब, मिंत्रा से सेल चल रही थी, 300 रुपए की शर्ट और 500 रुपए की एक पैंट मंगाई, यानी कि 800 रुपए में आपके क्लॉथ्स आ गए। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़े, आप अपने फ्रेंड लोगों को कहीं आसपास ले गए जहां पर आपने कोल्ड ड्रिंक और पेटीज खिलाई। आपके जितने भी फ्रेंड थे, मान लीजिए एक मोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि 10 फ्रेंड हैं आपके और पर फ्रेंड आपने 70 रुपए खर्च किए, तो 700 रुपए में आपके फ्रेंड्स को पार्टी हो गई। अब केक तो वो लोग लेके आएंगे, है ना, इतने गरीब दोस्त थोड़ी होंगे यार, केक भी नहीं कटवाएंगे। हाँ देखिए, तो बचे कितने अभी भी? 8 7 1500, यानी कि अभी भी 500 रुपए हमारे पास हैं। और ये 500 रुपए आप सभी जानते हैं कि कोई एक ऐसा फ्रेंड भी होता है या दोस्त या दोस्ती कह लीजिए कि उसको सबके साथ पार्टी नहीं दी जा सकती है। तो इस 500 रुपए में आपने बढ़िया एक मूवी की टिकट बुक करी, 2 टिकटें, आराम से मूवी देखने चले गए, घूमने चले गए। आपका अटमोस्ट यहां फ्रेंड्स की पार्टी और यहां आप अपना जो समझ लीजिए 2000 रुपए में आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन अर्न कर लिया। ये है आपका क्या, कि आपने इस कार, यानी कि रिसोर्स कम थी पर उसको इस तरीके से यूटिलाइज किया कि आपको फुल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला। वही हमें इकोनॉमिक्स बता रही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तब तक आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। बेटा हम लोगों ने इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को कवर अप कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। बेटा इकोनॉमिक्स 2 प्रकार की होती है। क्लियर है? क्या? एक होती है माइक्रो और एक होती है मैक्रो। पहले एक पूरी सीरीज में हम लोग सीक्वेंस वाइज माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करके फिर हम लोग मैक्रो को शुरुआत करेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए माइक्रो आपको पता है कि स्मॉल टर्म है ना। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, जैसे माइक्रोचिप आपने देखा होगा आपके नाखून के बराबर होती है। वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करती है, इट डील विथ द इंडिविजुअल बिहेवियर। ओके, एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स इट डील एज अ होल। मतलब क्या कहना चाह रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत छोटे लेवल पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट करेगी, ये एक पर्सन की बात करेगी या एक सेक्शन की बात करेगी। ओके, बट जब हम बात करेंगे मैक्रो की तो हम एज अ होल को लेंगे। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में बात चल रही है कॉमर्स स्टूडेंट की, तो वो माइक्रो है। जब बात हो रही है कि पूरे स्कूल के बच्चे कैसे हैं, तो वो मैक्रो बन गया। क्लियर है बात? इट डील एज अ होल एंड इट डील विद अ इंडिविजुअल बिहेवियर लाइक कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, डिमांड थ्योरी, प्रोड्यूसर बिहेवियर। आप अगर देखें मोटी मोटी बात यह है कि हम एक इंडिविजुअल की बात करें, लेकिन जब हम इधर आएंगे तो इसमें हम किस पे बात करेंगे? एज अ होल, एग्रीगेट डिमांड, है ना। एडी एंड एएस की बात होगी, मनी सिस्टम की बात होगी, बैंकिंग सिस्टम की बात होगी, फॉरेन ट्रेड को इसमें कवर किया जाएगा। तो ये हमेशा एक पूरे की बात कर रही है, ये सबको साथ लेके चल रही है, और ये एक इंडिविजुअल की बात कर रही है। क्लियर है? यहां बात हो रही है सबका साथ, सबका विकास, और यहां हमारी बात हो रही खाली, है ना। हाँ देखिए आगे बढ़ते, माइक्रो और मैक्रो में एक रिलेशन याद रखिएगा। क्या? कि बेटा जो कंपैरिजन की बात की जाए, तो अगर हम बात करते हैं सपोज एक स्कूल, रतनलाल नगर का हमारे क्षेत्र का एक स्कूल हरमिलाप, उसका कंपैरिजन जब हम कर रहे हैं अपने एरिया के स्कूल से, तो वो क्या है? रतनलाल नगर मैक्रो है और एक स्कूल माइक्रो है ना। और जब हम रतनलाल नगर का कंपेयर कर रहे हैं कानपुर से, तो रतनलाल नगर बन गया माइक्रो और कानपुर बन गया मैक्रो। और जब हम कानपुर के स्कूलों का कंपैरिजन इंडिया के स्कूलों से कर रहे हैं, तो इंडिया बन गया मैक्रो और कानपुर बन गया माइक्रो। तो बेटा एक सिंपल सी बात क्या है कि माइक्रो, याद रखिएगा बेटा, नेवर बिकम मैक्रो, बट
मैक्रो बिकम माइक्रो। क्लियर है ये चीज? माइक्रो कभी भी मैक्रो नहीं बनेगा, लेकिन मैक्रो पॉसिबिलिटीज हैं कि एक सिचुएशन में आके वो माइक्रो बन सकता है। ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा इसके बाद अब हम बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। किसकी बात करेंगे बच्चा? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, इनके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी आप सेंट्रल प्रॉब्लम की बात करें, फिर से मैं आपको लेके चलूंगा किस पे? जीडीपी पे। जीडीपी, पी का मतलब प्रोडक्शन, है ना? अच्छा, प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोड्यूसर, हाँ या ना? अब प्रोड्यूसर कौन है बेटा? प्रोड्यूसर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो पता नहीं कितने लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगी। क्लियर है? हाँ, तो देखिए, प्रोड्यूसर जब कोई नया नया बनता है तो हम कह सकते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कैसे? देखिए, पहले चीज 3 सवाल हमारे सामने आते हैं। जब भी कोई नया नया प्रोड्यूसर बनने जाता है तो उसके सामने पहला सवाल क्या आता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना? क्या बनाएं। दूसरा सवाल क्या आता है? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। और तीसरा आता है फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस्ड। क्लियर है बात? ये 3 क्वेश्चंस हैं बेटा जिनके बारे में हम देखते हैं। यही बेसिकली 3 सेंट्रल प्रॉब्लम भी हैं हमारी इकोनॉमी की, जिसको हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बारे में कहते हैं। क्लियर? पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए। बेटा एक बेसिक सी बात है, जब भी कोई नया नया प्रोड्यूसर बनने आता है तो उसके मन में एक सवाल आता है, क्या बनाएं। तो एक सिंपल सा आंसर भी है इसका। क्या आंसर क्या कहता है इसका? प्रोड्यूस्ड दैट थिंग विच हैव डिमांड। एक सिंपल सी बात है, क्या बनाएं? वो बनाओ जिसकी मार्केट में डिमांड हो। बेटा आपको एक वक्त याद होगा, अभी रिसेंटली की बात कर ले, 2020 में जब लॉकडाउन लगा, कोविड आया, तो जो लोग कुछ नहीं करते थे या मान लीजिए जिनका कोई और काम था वो तो सब बंद हो गया। उन्होंने स्विच कर लिया, वो सैनिटाइजर बनाने लगे, कपड़े के मास्क बना के बेचने लगे, हाँ या ना? तो वो जो प्रोड्यूसर बने उन्होंने सोचा ही इसको कि हम मास्क बनाएंगे, सैनिटाइजर बनाएंगे, है या नहीं? पीपीई किट बनाएंगे। बेटा एक समय था हमारा इंडिया अभी कोविड के बाद पीपीई किट चाइना से या फॉरेन से इंपोर्ट कर रहा था, है ना? लेकिन अब हम लोग सेल्फ रिलायंस हो गए, हम अब खुद बना रहे हैं। हमारी जितनी डिमांड है पीपीई किट की, वो हमारा देश खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है और खुद ही उस डिमांड को फुलफिल कर रहा है। तो ये कैसे हुआ? इसी सवाल का जवाब मिला या नहीं मिला? व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस दैट थिंग विच हैव डिमांड इन द मार्केट, जिसकी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड हो वो बनाओ। बेटा आप ऐसा प्रोडक्ट क्यों बनाओगे जिसे कोई खरीदना ना चाहे, हाँ या ना? अब एक समय आया था बीच में, हर तीसरा बेवकूफ आदमी स्पिनर घुमाता था। क्या है भैया? कंसंट्रेशन राइज कर रहा है। बेटा छोटे से मेले में चले जाओ, परचून की दुकान तक पे स्पिनर बिकने लगा था। फिर वैरायटी आ गई, लाइट वाला स्पिनर, फिटगेट स्पिनर की बात कर रहा हूँ, ब्लूटूथ वाला, बैटमैन वाला, भिन्न भिन्न प्रकार के स्पिनर मार्केट में आपको मिलने लगे। और एक समय के बाद जैसे ही 7-8 महीने हार्डली ट्रेंड गया और वो सब कबाड़ हो गए। अब आपके घर में भी किसी के पड़ा होगा, हर तीसरा आदमी स्पिनर घुमा रहा था, हाँ या ना? तो वो इसी का था। क्या कि उस समय डिमांड बढ़ी तो लोगों ने वो बनाना शुरू कर दिया। अच्छा अगला क्या आता है? हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से बनाना है। बेटा यहां प्रॉब्लम ऑफ चॉइस काय की है? प्रोडक्शन टेक्निक की है। किसकी है? तो सिंपल सी बात है, जो टेक्निक आपके बजट में हो। मतलब 2 टेक्निक आपके पास होती है, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव, दूसरी होती है लेबर। कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। तो हम बात करते हैं किसकी? देखिए अगर आप अंबानी के लड़के हैं, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, सोचना काय का है, करोड़ों रुपए की मशीन खरीद लो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक
नए नए बिजनेसमैन आए हैं। आप शर्मा जी के लड़के हैं और आपके पास इतना पैसा नहीं है, पापा ने अपने एफडीज या अपने पीपीएफ जो है प्रोविडेंट फंड वगैरह तोड़ के आपको पैसा दिया है, सिर्फ इसलिए आपके अंदर जज्बा था, आपके अंदर हुनर था कि आपको एक 9 से 12 का नौकर नहीं बनना है, आपको 24 घंटे काम करना है, आपको पैसा दिया गया। तो आप किसको चुनेंगे? क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप बड़ी बड़ी मशीनों को एक साथ अफोर्ड कर सके, तो आप हमेशा बिजनेस किस पे शुरू करेंगे? लेबर इंटेंसिव पे। तो ये आपकी चॉइस है। आपके पास अगर फंड्स बहुत सारे अवेलेबल हैं तो आप बेझिझक कैपिटल इंटेंसिव पे जाइए, लेकिन अगर आपके पास फंड्स का कहते हैं ना एक बाधा है कि इतने ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि अभी इतने फंड्स हमें नहीं मिले, इतने इन्वेस्टर्स नहीं मिले, तो आप लेबर इंटेंसिव पे जा सकते हैं, जो जाहिर सी बात है करोड़ों की मशीन एक साथ खरीदने से कॉस्टली इतनी ज्यादा नहीं, बहुत सस्ती ही पड़ेगी आपको। ठीक है, अगला सवाल क्या आता है? फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं? अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा? फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं? तो देखिए यहां पर एक बात है कि आप किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप टारगेट करना चाह रहे हैं? तो देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, आप उनको टारगेट करो जो आपके माल को खरीदना चाहें और खरीद सकें, यानी कि प्रोड्यूस्ड फॉर दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु आर विल टू बाय एंड एबल टू बाय, मतलब जो आपके सामान को खरीदना चाहें और खरीद सके। देखिए अब आईफोन की अगर हम बात करते हैं भैया, तो आईफोन साफ साफ एक चीज इंडिया में कहता है कि मैं मिडिल क्लास को टारगेट ही नहीं करता हूं, मेरा टारगेट ही वो लोग हैं जो हाई क्लास है, क्योंकि आईफोन एक स्टैंडर्डाइज सिंबल बन चुका है मार्केट में, हाँ या ना, जिसके अरे वाह भाई आईफोन है, अरे यार, है ना, एक सोशल सिंबल बन चुका है। तो आईफोन 1-1 लाख 1.5 लाख का आ रहा है बेटा, अगर 2.5 लाख का आएगा लोग वो भी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, आईफोन खुद कहता है कि मैं उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट कर रहा हूं जो विल टू बाय है और एबल टू बाय है। लेकिन हम मिडिल क्लास वालों के अंदर एक अलग से खुजली है, आईफोन चलाना है, पापा से जिद कर रहे हैं पापा आईफोन दिलाओ, है या नहीं, दोस्त की किडनी बेच के आईफोन खरीद लिया है, मीम्स वगैरह तो चलती रहती है ना। तो अब किसको टारगेट करें? अब वहीं दूसरी तरफ बात करें हम लोग, वीवो, ओप्पो, है ना, और रियलमी, श्योमी, ये सब सस्ते ब्रांड के फोन लाता है। एक समय तो ऐसा था जब MI का A1 आया था, DSLR वाला, गरीबों का DSLR जिसको कहा जाता था ना, हाँ, तो उसको क्या, उसमें पहली बार बोर के इफेक्ट आ गया, कितने बजट में 15-16 हजार का फोन आया था। ये क्या है? वो कम रेंज के लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं, मतलब वो मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं, जो 15-16 हजार का फोन इजीली अफोर्ड कर ले। वो नहीं कह रहे कभी भी MI का फोन जो 50-60 हजार वाले कोई खरीदता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आदमी 60 हजार का इतना महंगा MI का फोन खरीदेगा, उससे अच्छा वो कहेगा मैं आईफोन या OnePlus खरीदूंगा, है या नहीं। तो मार्केट टारगेट करने की बात है बेटा। आप अपने घर से 10 किलोमीटर की दूर पे जाइए और आप गिनते जाइए कि आपको कितनी वैगनार दिख रही हैं, आपको बहुत दिख जाएंगी, लेकिन आप गिनिए कितनी रोल्स रॉयस दिख रही हैं, तो हार्डली काउंटेबल होंगी कि 2-3, वो भी मुश्किल से दिख जाए। अगर आप अच्छी जगह लोकेलिटी में रहते तो दिख जाए, नहीं तो वो भी नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि रोल्स रॉयस टारगेट ही हाई क्लास को कर रही है। फिर से वो सोशलाइज सिंबल है, लेकिन वैगनार ये मिडिल क्लास को टारगेट करना चाह रहा है, हाँ या ना। अब रतन टाटा जी ने 1 लाख रुपए की कार उतारी थी, नैनो, वो किस लिए उतारी थी? मजाक के लिए जी नहीं, उनका टारगेट ऐसा था कि जो लोग बाइकों से 30-30, 40-400 किलोमीटर निकल जाते हैं, उनके पास एक छोटा सा व्हीकल हो। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ मॉडल, वो अलग बात है, लेकिन टारगेट की बात है, आप किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो इसका जवाब हमें क्या देता है बेटा? प्रोड्यूस फॉर दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु आर विल टू बाय एंड एबल टू बाय। ओके, इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रीजन बिहाइंड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या क्या कारण हैं जिनसे ये सेंट्रल प्रॉब्लम सामने आती है या जिनको हम फेस करते हैं। तो बेटा सबसे पहला कारण है क्या? ह्यूमन wants are अनलिमिटेड। इंसान की चाह कभी खत्म ही नहीं होती है, और यही एक सबसे बड़ा कारण है जिससे हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। देखिए आप सभी को पता है कि जिसके पैर नहीं है, सपोज अगर कोई एक आदमी है जो हैंडीकैप्ड है, उसकी विश क्या होती है?
काश मेरे पास पैर होते। जिसके पास पैर है उसकी विश क्या होती है? काश मेरे पास साइकिल होती। जिसके पास साइकिल है उसकी विश क्या होती है? काश मेरे पास मोटरसाइकिल होती या स्कूटी होती। अच्छा, जिसके पास ये है वो कहता है काश मेरे पास कार होती। जिसके पास कार है वो कहता है काश मेरे पास लग्जरी कार होती। अच्छा, जिसके पास लग्जरी कार है वो क्या कहता है? जिस मेरे पास ट्रक होता नहीं, काश मेरा खुद का चार्टर्ड प्लेन हो। अच्छा, जिसका चार्टर्ड प्लेन है वो क्या चाहता है? काश मेरी खुद की यॉट हो। जिसके पास यॉट है वो क्या चाहता है? काश मेरी खुद की क्रूज हो। और इतना काश 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 करते करते आदमी एक दिन खत्म हो जाता है। वो ऊपर जाके भी भगवान से ये कहता होगा कि यार अभी तो जीना ही शुरू किया था, काश ये नहीं हुआ, काश वो नहीं हुआ। मतलब जब तक इंसान की चाह खत्म नहीं होंगी बेटा, स्कैरसिटी रहेगी। क्योंकि जब चाह खत्म नहीं होगी मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे हर किसी को सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो कमी तो है। क्लियर है? आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या है? ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूज हैं। अब जैसे बेटा मान लीजिए आपके पास एक जगह है, अब वहां पर या तो आप रहने के लिए मकान बना लीजिए, या तो आप वहां उस जमीन में खेती कर लीजिए, या आप उस जमीन को किसी को किराए पे देके रेंट वसूल लीजिए। जगह एक ही है लेकिन उसके यूज बहुत सारे हैं। सपोज ऐसी कंडीशन आ गई, वाटर जैसे हम लोग कहते हैं, बहुत सोच समझ के इस समय यूज करना चाहिए क्योंकि आने वाली जनरेशन को पानी नहीं मिलेगा, स्कैरसिटी होनी शुरू हो गई। जब पानी बिकने लगा है मतलब आप समझिए कि पानी की भी स्कैरसिटी होने लगी है, हाँ या ना? तो अगर मान लो कभी एक ऐसा सिचुएशन आया कि आपको सिर्फ 1 बाल्टी पानी मिला। अब बेटा सोचो, अभी तो सुबह जाते हो आराम से फ्रेश होने, वहां जेट स्प्रे घर, और कुछ नहीं तो ऐसे ही है ना, स्प्रे मारे पड़े हैं घर घर, वेस्टेज है। ब्रश कर रहे हैं, मां नल चल रहा है, अरे वाह मजा आ रही, देख रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, साबुन लगा रहे हो और घिस रहे हो, पानी खुला है। अभी जैसे कोविड में 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं। बेटा ये कोविड की सिचुएशन हमें फ्यूचर में एक पैराडॉक्स इफेक्ट दिखाएगी क्या? वाटर की वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रही है, आदमी 20 सेकंड तक मार हाथ घिस रहा है और पानी चला पड़ा है या नहीं? तो हम लोग वेस्टेज भी बहुत कर रहे हैं। ये कह लीजिए कि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज बहुत सारे हैं। अब आपको 1 बाल्टी पानी मिला तो आप क्या करोगे? उसको नहाने में यूज करेंगे, ब्रश करने में यूज करेंगे, धोने में यूज करेंगे कपड़े वगैरह, या खाना बनाने और पीने के लिए यूज करेंगे? ऑल्टरनेटिव यूज समझ आया या नहीं आया? आगे बात करते हैं। रिसोर्सेज आर स्कार्स इन नेचर। बेटा हर एक चीज सीमित है, कहना कि बम्पर मात्रा में अवेलेबिलिटी तो कहीं है ही नहीं। एक चीज को अगर आप रेगुलर वे में यूज करते रहेंगे, एक्सेशन करते रहेंगे, तो एक वक्त आएगा जब वो खत्म हो जाएगी। तो ये 3 मेन कारण हैं जिनकी वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक अराइज कर रही है। क्लियर है? आई होप आपको ये चीजें क्लियर रही होंगी। ये हमारा पहला लेक्चर था। इस पार्ट 1 में आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कवर किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को कवर किया, सेंट्रल प्रॉब्लम को कवर किया और उनके क्या रीजन थे उसको कवर किया। अब अगले पार्ट में हम आपसे मिलेंगे पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कुछ न्यूमेरिकल के साथ। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। ओके, थैंक यू।